100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दोस्तों, ये कहावत तो आपने बचपन में जरूर सुनी होगी, लेकिन आज शायद पहली बार आप इसे रियल लाइफ में इस्तेमाल होते हुए भी देखेंगे, क्योंकि आज वही टर्की जिस पर खुद कुर्द्स के खिलाफ एट्रोसिटीज, एथनिक क्लिंजिंग और ह्यूमन राइट वायलेशन करने के आरोप रखते हुए आए हैं, वो अब दुनिया के सामने ह्यूमैनिटी का ठेकेदार बनकर खड़ा है। जी हाँ, टर्की ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स के खिलाफ जिनोसाइड यानी नरसंहार के आरोप में अरेस्ट वारंट इशू कर दिए। सोचिए जरा, जिसने अपने घर में खून और रिप्रेशन की पूरी हिस्ट्री बनाई है, अब वही दूसरों को जस्टिस और इंसानियत पे लेक्चर दे रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में शामिल हैं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन गविर और आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ईयाल जमीर। टर्की का कहना है कि इन ऑफिशियल्स ने गाजा में पिछले एक साल में सिस्टमिक तरीके से क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, जिनमें हॉस्पिटल पर बॉम्बिंग, सिविलियंस की किलिंग और ह्यूमैनिटेरियन एड रोकना शामिल है। तो आज हम इसी आधे यूरोप आधे एशिया में बसे डबल स्टैंडर्ड के बेताज बादशाह टर्की के बारे में जानेंगे और इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष एंड आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। दोस्तों, टर्की का कहना है कि 17 अक्टूबर 2023 यानी गाजा वॉर के शुरुआती दिनों में अल अहली बाप्टिस्ट हॉस्पिटल पर हुए हमले में करीब 500 लोग मारे गए थे। इसके बाद 29 फरवरी 2024 को इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर मेडिकल इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय किए और इसके बाद गजा की पूरी तरीके से ब्लॉकेट कर दी गई। मतलब ना ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जाने दी गई और ना बाहर निकलने का रास्ता बचा। और इतना ही नहीं, टर्की ने अपने बनाए हुए टर्किश पैलेस्टीनियन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल का भी जिक्र किया। इसे भी इजराइल ने मार्च के महीने में बॉम्ब कर दिया था। अब टर्की कह रहा है ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि एक सिस्टमिक जिनोसाइड है जो लंबे समय से चल रहा है। लेकिन इजराइल तो इजराइल है, उसने इन सभी बयानों को बिल्कुल अलग एंगल से देखा है। इजराइल ने टर्की के इस कदम को सीधा पीआर स्टंट यानी एक तरह का पब्लिसिटी ड्रामा बता दिया। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदियोर सार ने एक्स पर लिखा कि इजराइल फर्मली रिजेक्ट्स विद कंटेम्प्ट द लेटेस्ट पीआर स्टंट बाय टायरेंट अर्दोगान। यानी साफ है, इजराइल का कहना है कि ये सब अर्दोगान का पर्सनल शो ऑफ है, एक ऐसा मूव जिससे वो अपनी इमेज मुस्लिम वर्ल्ड में चमकाना चाहते हैं। दोस्तों, टर्की के इजराइल के खिलाफ इस बयानबाजी से हमास काफी ज्यादा खुश हुआ है। हमास ने टर्की के इस कदम पर खुलेआम स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है जो तुर्की के न्याय और इंसानियत के मूल्यों को दिखाता है। यहाँ पे हमास इंसानियत की बात कर रहा है। दोस्तों, बाकी दुनिया और हम लोग इसे जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में सिर्फ वॉर नहीं चल रही, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। कौन विक्टिम है और कौन विलन, ये सब अदालतें नहीं बल्कि इंटरनेशनल हेडलाइंस तय कर रही है। हमास बोल रहा है कि हम विक्टिम हैं क्योंकि इजराइल ने हमारे 60,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, और इजराइल बोल रहा है कि नहीं, हम विक्टिम हैं क्योंकि पहला अटैक हमास ने किया था और उन्होंने बच्चों तक को दर्दनाक मौत दी थी। दोस्तों, असल में अर्दोगान का ये कदम एक वेल कैलकुलेटेड पैटर्न है, जहां हर बार वो ग्लोबल स्पॉटलाइट में आने के लिए कोई ना कोई बोल्ड मूव कर देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। टर्की ने पिछले साल भी साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल पर जेनोसाइड का केस दायर किया था। अब सवाल यही उठता है कि क्या टर्की सच में ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहा है या फिर सब तैयब अर्दोगान की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, अपने देश की सियासत को मजबूत करने और मुस्लिम वर्ल्ड में इमेज बनाने की एक जद्दोजहद है। दोस्तों, जो देश आज दूसरों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है, वो खुद इस जेनोसाइड सबसे बच नहीं सकता। टर्की पर खुद भी जेनोसाइड लाइक एट्रोसिटीज के आरोप लगते रहे हैं, खासकर कुर्द्स के खिलाफ। कुर्द्स जो टर्की के आबादी के करीब 15 से 20% है, उन्हें पिछले 100 सालों में बार बार वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट और कल्चरल सप्रेशन का सामना करना पड़ा है। यानी बाहर अर्दोगान ह्यूमन राइट की बात करते हैं, लेकिन अंदर अपने ही लोगों की आवाज को दबाते हैं। और अगर कोई कहे कि ये सब एग्जैजरेशन है, तो जरा इतिहास पलट कर देख लीजिए। 1925 का शेख सैयद रिवेलियन, फिर 1937-38 का दर्शिब मैसेकर, जहां टर्की सेना ने हजारों कुर्दिश नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि उस वक्त एरियल बॉम्बिंग, पॉइजन गैस और फोर्स रिलोकेशन तक हुए थे। और आयरनी देखिए, 2011 में खुद अर्दोगान को इस घटना के लिए पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा, दरअसल हमारे इतिहास का सबसे दुखद अध्याय था। लेकिन क्या उस अपॉलॉजी से ग्राउंड रियलिटी बदली? बिल्कुल भी नहीं। वायलेंस और डिप्रेशन आज भी जारी है। और अगर आपको लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, तो जरा हाल के ऑपरेशन पर नजर डालिए, जहां वही पैटर्न आज भी साफ दिखता है। 2018 के बाद से टर्की ने सीरिया और इराक के अंदर कई बार मिलिट्री ऑपरेशन चलाए। ऑपरेशन ओलिव ब्रांच, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग, जिनमें हजारों कुर्द्स को डिप्लेस किया गया, सैकड़ों को मार दिया गया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशन इन कैंपेन्स को साफ तौर पर एथनिक क्लिंजिंग कह चुकी है, लेकिन अर्दोगान गवर्नमेंट का कहना है कि ये सब एंटी टेरर ऑपरेशन है। अब सोचिए जरा, जब कोई और देश यही करे तो जेनोसाइड कहलाता है, लेकिन जब टर्की करे तो उसे वो काउंटर टेररिज्म कहते हैं। टर्की, यही तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है और यही हिपोक्रेसी आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। दोस्तों, हो सकता है आपको लगे कि ये सब तो एक कंट्री की पॉलिसी है, हो सकता है कि टर्की की जियोपॉलिटिकल पोजीशन ही ऐसी है कि उसे सरवाइव करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है, पर नहीं दोस्तों, इसमें अर्दोगान का पर्सनल वेंडेटा शामिल है। तैयब अर्दोगान एक ऐसे नेता हैं जिसने अपने देश में इस्लामिक नेशनलिज्म और अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को मिलाकर अपनी ताकत बनाई है। 2016 के बाद से वो पूरे सिस्टम को प्रैक्टिकली अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। मीडिया से लेकर जज तक हर जगह उनका असर साफ दिखता है। कुर्दिश लीडर को जेल में डाल दिया गया है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया है और अपोजिशन को लिटरली कुचल दिया गया है। यानी अंदर से जो अपनी जनता पर दमन करे वो बाहर की दुनिया में ह्यूमैनिटी का झंडा उठाए घूम रहा है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि अर्दोगान का ये कदम सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का भी हिस्सा है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूव है, क्योंकि टर्की का ये अरेस्ट वारंट सीधा उस वेस्टर्न नैरेटिव को चैलेंज करता है जो अब तक ये कहता रहा कि इजराइल सिर्फ आत्मरक्षा कर रहा है। अब पहली बार एक मुस्लिम कंट्री, वो भी नाटो का मेंबर होकर, खुले तौर पर इजराइल पर जेनोसाइड का आरोप लगा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इशू अब सिर्फ स्पीचेस या स्टेटमेंट तक नहीं रहेगा। अब खुलेआम एक देश एक सॉवरेन कंट्री के लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं, जैसे खुद बेंजामिन नेतन्याहू आएंगे और टर्की को गिरफ्तारी देंगे। दोस्तों, अर्दोगान के लिए ये कदम एक साथ 3 काम करता है। पहला, मुस्लिम वर्ल्ड में उनकी इमेज को हीरो की तरह स्ट्रांग बनाता है। दूसरा, इजराइल और पूरे पश्चिम को मॉरल चैलेंज देता है। और तीसरा, अपने देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नेशनलिस्टिक वोट बैंक को फिर से एकजुट करता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में ये कदम जितना ह्यूमैनिटेरियन दिखता है उससे ज्यादा पॉलिटिकल है। अर्दोगान एक तीर से 3 निशाने साध रहे हैं, जस्टिस का नारा लगाकर अपने चेहरे को चमका रहे हैं। दोस्तों, हम किसी भी तरीके के हिंसा को सपोर्ट नहीं करते। हम इजराइल द्वारा किए गए उन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं जिनमें इनोसेंट लोग की जान गई, पर साथ ही हम अर्दोगान और हमास के हाथों हुए नरसंहार के भी खिलाफ हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।